क्लासेस, दिस इज वैभव और आज हम लोग लेकर आए हैं अपने थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग तीन मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, पहला ये। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी है व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, बाकी पूरे कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके मतलब ये टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या इस चीज को अफेक्ट करते हैं, और इनका पीरियोडिक ट्रेंड भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, विद रीजन। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हम लोग इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। होता क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसको क्या बोलते हैं, इसका और नाम है क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तीन नाम है इसका, नोट कर सकते हैं आप लोग, इस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं होता क्या है, पहले पढ़ते हैं होता क्या है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं होता क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। देखिए समझ लीजिए पहले कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सुनिएगा, लिखते हुए चलिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from its isolated gaseous atom। समझ में आई बात? The amount of energy required to remove an electron, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। समझिए, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एटम है, यहाँ पे क्या है? एटम है, यहाँ पे एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। न्यूक्लियर चार्ज से जुड़ जाते हैं आपको, अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट तो करेगा। ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? उस फोर्स को तोड़ने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है, या इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन निकलता कब है? निकलता कब है? मेटल के केस को याद करिए, सोडियम। सोडियम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, निकलता है उसमें से, क्यों? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है? स्टेबलाइजेशन के लिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उस आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेला मतलब अलग, सबसे अलग, आइसोलेट है। आइसोलेट समझ रहे हैं? आइसोलेट क्वारंटीन तो आप लोग कोविड के काल में समझ ही गए होंगे, आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेट मतलब, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब ये अकेला है, ये किसी से कंबाइंड नहीं है, अकेला है। ठीक है, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी, और निकालते किसको है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अंदर वाला तो अभी और टाइटली बाउंडेड होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स अट्रैक्टेड है, और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले एनर्जी मिलती है, इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है और ये बाहर जाता है। एनर्जी मिलती क्यों है? मिलती क्योंकि हम लोग दे रहे हैं उस एनर्जी को, क्यों दे रहे हैं? इस फोर्स को तोड़ने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को फ्री क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर लेटिंग फ्री द इलेक्ट्रॉन? टू स्टेबलाइज दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उस एटम को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एंथैल्पी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। दे क्यों रहे हैं? फिर से वही बात, दे क्यों रहे हैं? उसको स्टेबलाइज करने के लिए, टू स्टेबलाइज दैट एटम। समझ में आया? एक बार फिर से हम स्टेटमेंट ढूंढते हैं, आप लोग लिख सकते हैं उस चीज को। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from its isolated gaseous atom। गैसियस एटम, क्यों गैसियस एटम में? क्योंकि आइसोलेट तभी हो सकता है जब वो गैसियस फॉर्म में हो। ठीक है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में होगा तभी ना इधर उधर मूव करेगा। इधर उधर मूव करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, इधर उधर मूव करेगा, अकेला भागने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं बात? तो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होता है, इस वजह से आइसोलेटेड गैसियस टर्म यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी का? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब कुछ बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गए आप लोग? तो देखिए कहीं कहीं टर्म आता है, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे पूछता है कि व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मेटल इज हायर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। जैसे मान लीजिए सोडियम, मतलब सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो Na+ में आ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन निकालते, इस स्टेट में पाया जाता है क्या?
इस स्टेट में पाया जाता है Na2+, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है, कभी नहीं निकलता, आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन निकल सकता है। वो कैसे निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब निकलता ही नहीं है, इसीलिए तो ये नहीं Na2+ बनता है। बात समझिएगा, Na+ तो बनता है क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी इच्छा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहा है स्टेबल होने के लिए, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो सिस्टम, वो एटम क्या हो जा रहा है? स्टेबल हो जा रहा है। अब स्टेबल हो गया तो अब रिएक्टिव होगा नहीं, मैंने रिएक्टिव और स्टेबिलिटी की बात अपने प्रीवियस वीडियोस में की है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो स्टेबल हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना ही नहीं चाहेगा, निकालना ही नहीं चाहेगा, तो उतनी एनर्जी जितनी हम लोग देते हैं वो उसके लिए सफिशिएंट ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, इसलिए वो इस स्टेट में आता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों Na2+ Na3+ नहीं पाया जाता है? Na+ क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से निकालना चाहता है और हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी मिल जाती है, निकल जाता है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, यहाँ पे तो समझिए 281 है, यहाँ पे 281 है, यहाँ पे 28 है, ठीक है, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया? अचीव कर लिया। यहाँ पे तो नहीं किया था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में था उसको हम लोग एनर्जी दिया, वो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, स्टेबल हो गया है, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हम लोग नहीं दे पाते हैं, इस वजह से इसको हमें नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो दिस इज द फर्स्ट आईपी, ये पहला आईपी है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो भी हम नाम लिखे थे, और दिस इज द सेकंड आईपी। सेकंड आईपी मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको सेकंड आईपी बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, फर्स्ट मतलब बाहर से पहला, ठीक है, अंदर से नहीं, बाहर से पहला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट आईपी किसको कहते हैं? पहला आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड आईपी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका तो देख ही रहे ना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का एंथैल्पी, एनर्जी, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हम लोग ज्यादा एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा लालच देंगे, समझिए, कोई नहीं मान रहा है तो किसी को ज्यादा पैसा देके बात मनवाने रहे, तो क्या करेंगे? इसको ज्यादा एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं मान रहा, छोड़ दो, ठीक है, नहीं मान रहा है, छोड़ दो उस चीज को, ठीक है। मतलब हुआ क्या? यहाँ पे इसकी एनर्जी इससे बड़ी हो गई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब पता करते हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड। पहले फैक्टर समझ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इस चीज को हम रब करते हैं, उसके बाद फैक्टर्स पे आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, सोडियम के अलावा बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आप लोगों को, बुक पढ़िएगा, नोट्स पढ़िएगा, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो देखिए फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले इसमें है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। साइज ऑफ एटम पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब देखिए साइज मतलब साइज अगर छोटी होगी, साइज छोटी कब होती है? जब उस पे न्यूक्लियर चार्ज छोटा होता है। साइज छोटी कब होगी? जब न्यूक्लियर साइज ऑफ एटम मतलब साइज है तो बड़ा या छोटा। साइज छोटी कब होगी? जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, ठीक है, जब ज्यादा होगा, ठीक। और जब उसमें हम, और साइज बड़ी कब होगी? जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी? बड़ी होगी। अब समझिए, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बड़ी होगी, नंबर ऑफ शेल छोटे होंगे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी, ठीक है। साइज छोटी होगी, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिमूव करना इजी होगा? नहीं। बात समझ में आई? साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? मतलब जिसका साइज छोटा उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा लगता है। जितना साइज छोटा, समझिएगा मेरी बात को, साइज जैसे जैसे डिक्रीज होती है वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे वो वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और जब साइज बड़ी होती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, अट्रैक्शन पावर वीक होने लगता है, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब साइज बड़ी होगी तो क्या होगा? आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम लगेगा। और जब साइज छोटी होगी तो आईपी की वैल्यू, आईपी इज व्हाट, बार-बार आईपी हम बोल रहे हैं, आईपी क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। साइज छोटी होगी तो आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, निकालना टफ है, इसलिए आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब साइज बढ़ेगी,
अट्रैक्शन पावर वीक होगा तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वहां पे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? फिर समझिए, स्मॉल साइज एनर्जी ज्यादा, स्मॉल साइज एनर्जी ज्यादा, और लार्ज साइज बिग साइज एनर्जी कम। ठीक है, साइज हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं फैक्टर साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम देख लिए। ठीक है, ठीक है, अब चार्ज देखिए, चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द एटम। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कटायन ही आना है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कटायन की बात हो रही है तो समझ जाएंगे। कटायन स्मॉलर देन आयन, ये होता है ना, कटायन तो छोटा होता है आयन से, कटायन छोटा होता है मतलब हम छोटा क्यों होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। समझ जाएंगे आप, कटायन छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो कटायन के केस में क्या होगा, कटायन के केस में ज्यादा आप लोग को एनर्जी लगानी पड़ेगी। साइज छोटा हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है, खींच रहे हैं और तेजी से खींच रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है, अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी मतलब कटायन के केस में मतलब साइज छोटा है, साइज का ही कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, चार्ज ऑन द एटम यहाँ पे साइज छोटी है क्योंकि कटायन है, इस वजह से एनर्जी ज्यादा, साइज बड़ी है, अनायन है, इस वजह से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। बड़ा है साइज, बड़ा है तो अट्रैक्शन पावर वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कटायन है, छोटा है इसलिए एनर्जी ज्यादा, या अनायन है साइज बड़ा है मतलब एनर्जी कम। समझ में आया? ठीक है, अब तीसरा आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट SHIELD, आई थिंक आप लोग ये नया टर्म है, इस चीज से परिचय करा दें आप लोगों का। शील्डिंग इफेक्ट देखिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट को समझ लीजिए पहले। शील्डिंग इफेक्ट को क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट समझिए। जैसे मान लीजिए ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। ठीक है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं इधर उधर, रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसा कुछ केस है। ठीक है, तो समझिएगा ये जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये होता है। शील्डिंग इफेक्ट किसमें होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस के द्वारा तो अट्रैक्ट होगा, नो डाउट, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ तो अट्रैक्ट होगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में, पेनिट्रिमेट शेल में, जो अंदर वाले, पेनिट्रिमेट शेल क्या होता है, लास्ट से मतलब जो लास्ट ऑर्बिट होता है उससे पहले वाले शेल को पेनिट्रिमेट बोलते हैं, और उससे पहले वाले को एंटी पेनिट्रिमेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में, वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हैं ज्यादा है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो अट्रैक्शन पावर है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं जो अट्रैक्शन पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं समझ में आया, क्योंकि वो शील्ड की तरह, इनर इलेक्ट्रॉन्स एज अ शील्ड की तरह काम करते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब आता है एसपीडीएफ, जो ब्लॉक से सबशेल है, ब्लॉक नहीं सबशेल है, उसमें एसपीडीएफ में किसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी बहुत कम होगी, किसकी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या होता है, एस की शील्डिंग पावर बहुत हाई होती है, पी की बहुत ज्यादा हो उससे कम होती है, डी की उससे कम, एफ की सबसे कम। रिजल्ट एस का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बताए थे, एस का शेप कैसा होता है, एस सबशेल का स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल मतलब चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरा रहता है, शील्ड की तरह पूरा, मतलब कुछ बीच में है और चारों तरफ से स्फेरिकल फॉर्म में घेरा हुआ है। तो सबसे अच्छा किसका होगा, एस का। पी का क्यों, डंबल फॉर्म में होता है, डंबल फॉर्म में। फिर डंबल फॉर्म में मतलब जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर, जैसे ये एक डंबल है, जैसे ये एक डंबल है, ये एक डंबल है, स्फेरिकल से थोड़ा सा ऐसा कम होता है पेनिट्रेशन का शील्डिंग इफेक्ट, और डी का उससे कम, एफ का उससे कम, सब ज्योमेट्री में होता है। एस का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका स्फेरिकल शेप होता है, चारों तरफ से उसको कवर रखता है। पी का डंबल शेप होने की वजह से वो भी उससे कम रखता है लेकिन रखता है, और डी उससे कम, एफ सबसे कम। ठीक है, तो एफ का बहुत पुअर शील्डिंग होता है, इसका बहुत गुड शील्डिंग होता है। ठीक है, समझ में आया शील्डिंग इफेक्ट। तो ये कैसे इसको इफेक्ट करता है, ये कैसे इसको इफेक्ट करता है समझिए। शील्डिंग पावर जब ज्यादा होती है, मतलब जब इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करेंगे, रिपल्शन ज्यादा करेंगे, रिपल्शन ज्यादा करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को और दूर भेजेंगे, दूर भेजेंगे तो साइज बढ़ेगा। समझिए बात को, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, वही ना होता है, रिपेल करना, न्यूक्लियर चार्ज को कम करना, न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे हैं और रिपल्शन को बढ़ा रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ने से साइज बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है वहां पे।
बात समझ में है? जैसे साइज के बेसिस पे भी बताए थे, जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी हो जाता है, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी देने पे निकल जाते हैं। तो वैसे रिपल्शन जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, मतलब कम एनर्जी पे ही रिलीज होता है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, एनर्जी डिक्रीज हो गई, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई, क्यों? कम एनर्जी देनी पड़ी। अब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, मतलब ये सब ज्यादा रिपल्शन नहीं कर पा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा वहां पे, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है, अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो एनर्जी घटा, शील्डिंग इफेक्ट घटा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बढ़ा, ठीक है? समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये थे फैक्टर्स, 3-4 फैक्टर्स हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है? साइज ऑफ एटम, चार्ज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब पॉइंट्स हैं जो उनको रिमेंबर करना आप लोगों के लिए वो है, मतलब याद करना है। अब बात करते हैं क्या इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स पे, ये डाउन द ग्रुप वाले पे क्या होता है और अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, ठीक है? अब आप लोग समझ ही गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात की है तो उस बेसिस पे भी इस चीज को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है? तो देखिए अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, ठीक है? अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे, ये चीज दोनों चीज को देख लेते हैं। एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, कम होती है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड में फ्लूइड जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब ये घट रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है मतलब छोटी हो रही है, साइज छोटी हो रही है तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। और डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, अब ये बढ़ जा रहा है, शेल बढ़ता जा रहा है, साइज एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, मतलब अब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। एटॉमिक साइज खत्म, एटॉमिक साइज की वैल्यू कम, मतलब रेडियस कम, साइज छोटा, तो ये निकालना ज्यादा, निकालना मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए बढ़ गई। अब एटॉमिक साइज बढ़ा, अब बढ़ा है तो मतलब अब एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी, ठीक है? बात समझ में आई? ये था पूरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट, ठीक है? इसमें हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा, इसका मतलब समझा, इससे पूरा परिचय लिया, फिर इसके फैक्टर्स देखे और पीरियोडिक ट्रेंड देखा। दिस इज व्हाट द पीरियोडिक ट्रेंड, व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज, ठीक है? तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए, ठीक है? अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है? देख लीजिए पहले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, ठीक है? अगला नाम है इसका, दो नाम है इसका, ठीक है? मतलब और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है? पहले समझते हैं कि होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, होता क्या है। जैसे हम लोगों ने आईपी के बारे में पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, वैसे यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जैसे आप अभी आईपी में हम लोगों ने पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एनर्जी वहां पे देना था इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्यों निकालने के लिए एनर्जी देना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ था, वहां पे हम लोग एनर्जी दिए और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है? समझ रहे हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी एक तरह का एंथैल्पी एनर्जी ही है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तरह का एनर्जी है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी था वैसे ये भी एक एनर्जी है। वहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो एनर्जी देनी पड़ी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डालना है किसमें, उस एटम में, ठीक है? एंटर कराना है, एंट्री कराना है, उसको क्या करना है, ऐड करना है उस एटम में, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी जब वो एटम उसके अंदर जाएगा, ठीक है? तो एनर्जी वहां से रिलीज होगी, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया? ठीक है? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज व्हाट,
द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आई? ठीक है, तब देखिए अब इसका भी क्या करना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे ये कब, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अब सवाल है कि ऐड क्यों कर रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जरूरत पड़ी। फिर वही बात स्टेबिलिटी के लिए। अब क्लोरीन है Cl है, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, मतलब 287 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है 287, ठीक है 287 होता है। और वही Cl माइनस से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो 288, ठीक है 288 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन को, मतलब उस सिस्टम में हम लोग ऐड किए, उस गैसियस एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एनर्जी कुछ रिलीज हुई, तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्यों एनर्जी जरूरत पड़ी ऐड करने की, क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत पड़ी, स्टेबलाइजेशन के लिए, उस एटम की स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है समझ में आई बात? अब देखिए इतनी बात समझ में आई, अब देखिए आगे, अब समझते हैं इस चीज को। अब ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर सबसे पहले क्या, साइज ऑफ द एटम, वही बात, साइज ऑफ द एटम, ठीक है। अब साइज ऑफ द एटम की बात करते हैं, साइज ऑफ द एटम। तो देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करते हैं वो पॉजिटिव लेस, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव के टर्म में बात करते हैं। क्यों, जैसे समझिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो जब आसानी से ऐड हो जाएगा, ठीक है आसानी से ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो लेस पॉजिटिव लेस नेगेटिव, सॉरी अगर आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में घुसा दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की वो लेस नेगेटिव होती है। क्यों, आसानी से चला गया, बहुत मुश्किल से हम लोग नहीं डाल पाए उसको, मतलब थोड़ा सा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डालना है, चला गया, अब जितना आसानी से चलेगा उतना ही कम एनर्जी रिलीज होगा ना, कम एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब क्या हुआ कि लेस नेगेटिव, कम एनर्जी रिलीज हुई, लेस नेगेटिव हुई। क्योंकि नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हम लोग ऐड कर रहे हैं, और एनर्जी रिलीज हुई क्योंकि आसानी से चला गया, तो क्या हुआ, कम एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए लेस नेगेटिव, ठीक है। अब किसी साइज में, किसी एटम में हम लोग बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को डाल पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से अगर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को उसमें एंटर कराएं, ऐड कराएं, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितना एनर्जी उसको डालने में लगाएंगे, ठीक है, उतनी एनर्जी रिलीज करेगी। बात समझ में आ रही है? उतनी एनर्जी को एंटर होने के बाद रिलीज करेगा, ठीक है। तो वही है, देखिए साइज ऑफ द एटम, मतलब अगर साइज छोटा है मतलब साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज वहां पे ज्यादा है। अब साइज छोटा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से अट्रैक्शन पावर तो ज्यादा है ना, अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, तभी तो साइज छोटी है, अब साइज छोटी है मतलब अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होने की वजह से वहां पे जब इलेक्ट्रॉन की एंट्री करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से ऐड होगा। क्यों, क्योंकि जो अट्रैक्शन पावर है बहुत तेज है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में है वो बहुत तेज है। हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालने जा रहे हैं। तो देखो जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसके अंदर, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे उसके अंदर, एक मिनट, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसके अंदर डालना है, ठीक है। एटॉमिक साइज कम है, इसका मतलब क्या, एटॉमिक साइज कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, साइज कम होने की वजह से, छोटी होने की वजह से, तो वहां पे अब इलेक्ट्रॉन को डालना है। अब देखिए, अब जो न्यूक्लियस है, वो जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, ठीक है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे बहुत तेज फोर्स लगा रहा है, मतलब सब पे वो बराबर की नजर रख रहा है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि साइज छोटा है, तो बहुत तेजी से वो न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई कर रहा है। और ऐसे समझिए, अगर क्लास में बच्चे कम है तो जो टीचर होता है वो हर बच्चे पे ध्यान दे सकता है, बराबर ध्यान सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 बच्चे, 60 बच्चे अब बैठे हुए हैं एक बैच में, तो बच्चा हर पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हर बच्चे पे ध्यान नहीं देगा टीचर। तो यहाँ पे इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, बच्चे कम है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो सब पे वो नजर रख रहा है, बराबर नजर रख रहा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर नहीं आ सकता। अगर हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है उसमें, तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव पावर होनी चाहिए उसकी, मतलब बहुत ज्यादा ही एनर्जी रिलीज भी होगी जब वो एंटर करेगा। मतलब एटॉमिक साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, हाई नेगेटिव होगी। बात समझ रहे हैं? क्यों हाई नेगेटिव होगी? हाई नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि वो जो न्यूक्लियस है वो सब पे बराबर नजर रखा हुआ है, बराबर अट्रैक्शन फोर्स सबको कवर किया हुआ है। अब उसमें हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है। अब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने की वजह से क्या होगा, जितनी तेजी से वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, तो वो न्यूक्लियस फोर्स अट्रैक्शन तो बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, जो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए एनर्जी लगी, वही एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन पावर ज्यादा है। बात समझिए,
अट्रैक्शन पावर सब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ज्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कराएंगे तो अब स्टूडेंट्स एक बढ़ गया, स्टूडेंट के भाषा में समझिए, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक स्टूडेंट बढ़ गया, मतलब अब टीचर को उस पर भी ध्यान दे रहा है तो मतलब क्या फीस तो लेगा ना, ध्यान देने की फीस में मतलब वो एनर्जी रिलीज करा देता है, समझ रहे हैं बात, एनर्जी जितनी मुश्किल से वो आया होगा अंदर उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, बात समझ रहे हैं, मतलब एटॉमिक साइज कम होगी, छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी, समझिए बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन पावर कम होगा, अब टीचर बराबर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है तो कहीं से भी घुसा देंगे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऐड करा रहा है कहीं से भी घुसा देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी मतलब लेस नेगेटिव होगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, साइज वहां पे छोटी थी तो बहुत संभल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना था, यहाँ पे साइज बड़ी है तो बहुत कहीं से भी करा सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन पावर वहां पे वीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, साइज ऑफ द एटम समझ में आया। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, वही न्यूक्लियर चार्ज का कांसेप्ट है, दूसरा क्या है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज समझ लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, समझ लेंगे आप, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब साइज छोटी है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब साइज की बात फिर आगे, साइज छोटी है मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है, एटॉमिक साइज ही ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब एटॉमिक साइज कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब एटॉमिक साइज कम, अट्रैक्शन पावर बढ़ गई ना, इस वजह से एटॉमिक साइज कम, अब न्यूक्लियर चार्ज कम है मतलब अब क्या हुआ, अब साइज एक्सपेंड होगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, कम होती जाएगी, मतलब लेस नेगेटिव होती जाएगी, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्या, बात करते हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड पे, पीरियोडिक ट्रेंड भी आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, पीरियोडिक ट्रेंड भी आप लोग समझ ही गए होंगे, यही समझा दे रहे हैं, देखिए समझ जाएंगे, साइज ऑफ द एटम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, पीरियोडिक ट्रेंड, साइज ऑफ द एटम, इस चीज को फिर से लिख दे, साइज ऑफ द एटम की बात कर रहे हैं, इस चीज से आप लोग समझ जाएंगे, साइज ऑफ द एटम मतलब साइज, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब क्या, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, और डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये पूरा कांसेप्ट है जिसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, ठीक है, इसके बारे में समझा, फैक्टर समझा, पीरियोडिक ट्रेंड समझा, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ के बारे में आप बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है, फैक्टर्स किन पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से शुरू करते हैं, मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, आई थिंक आप लोग के लिए नया है लेकिन हो सकता है आप लोग सुने भी होंगे इस टॉपिक के बारे में, इस टर्म के बारे में, ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आसान भाषा में समझेंगे इस चीज को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन, ठीक है, समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होती है किसी एटम की, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड, बात समझ में आई, मतलब क्या, किसी एटम की ये टेंडेंसी होती है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ठीक है, to attract the shared pair of electrons towards itself in any covalent bond, मतलब इसके लिए जरूरी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, वही बात, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, समझ रहे बात है, तो मतलब इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग को पहले कोवेलेंट बॉन्ड देखना होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है तो, ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, अब देखते हैं फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स किस पे ये डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड वाला मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले क्या है फैक्टर्स, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द एटम, ठीक है, साइज ऑफ द एटम,
साइज या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटा बड़ा क्यों होगा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से छोटा होगा, बड़ा होगा तो मेटेलिक शेल जो बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं उसकी वजह से वो बड़ा होता है, ठीक है। तो साइज है तो छोटा होगा, समझिए कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम छोटा है, और कोई एटम है जो कि बड़ा है, जो कि बड़ा है, काफी बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा। अब यहाँ पे क्या करना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। समझिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, ध्यान दीजिएगा। ये साइज में छोटा है, साइज की बात हो गई ना, साइज में छोटा है, साइज में बड़ा है। अब देखिए प्रोटॉन मतलब खींचेगा कौन, प्रोटॉन ही खींचेगा ना, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से खींचेगा, न्यूक्लियस यहाँ पे भी खींचेगा, न्यूक्लियस यहाँ पे भी खींचेगा। अब आप ही लोग बताइए कि किस केस में अट्रैक्शन मतलब तेजी से वो खींचते हैं, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस केस में, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। इस केस में डिस्टेंस क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, तो ये तेजी से खींच लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई करेगा। और ये दूर है, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस इसमें कम है, इसमें कम है, तो जल्दी से खींच लेगा। मतलब साइज इतनी छोटी, साइज जैसे जैसे छोटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बढ़ेगी, पावर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। साइज छोटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट करना, कितना तेजी से वो अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा तेज करेगा तो बढ़ेगा ना, ठीक है। ये ज्यादा तेजी से कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी क्या हो रही है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ रहा है, बढ़ा है। और इसका क्या है, ये कम तेजी से कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम हुआ है। बात समझ में आ रही है, मतलब छोटा साइज का एटम होगा तो वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और बड़ा साइज होगा तो बहुत धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम। समझ में आई बात, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑन साइज ऑफ द एटम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसको रब कर ले, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग चाहे तो, ठीक है। इस चीज को रब करते हैं, बढ़ते हैं अगले फैक्टर पे जो इस पर डिपेंड करता है। अगला फैक्टर क्या है, देखिए पहले इसको रब ठीक है, साइज ऑफ द एटम हो गया। अगला फैक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड देखिए न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज समझिए, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, साइंस की बात है। ये किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से। और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना तेजी से वो अट्रैक्ट करेगा। आप समझिए प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, आपको न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोई एटॉमिक नंबर है जिसका एटॉमिक नंबर कुछ है और उसमें प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। एक और प्रोटॉन है जिसमें कम प्रोटॉन, एक और न्यूक्लियस जिसमें कम प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचना है, कौन तेजी से खींचेगा, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, मतलब चार्ज अप्लाइड बाय फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस, ये अप्लाई करेगा फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज है ना, तो ये अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कौन तेजी से खींचेगा, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा 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 बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई। बात समझ में आई, बात समझ में आई, न्यूक्लियर चार्ज वाला कांसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला एक है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन। आप इसका नाम नहीं सुनोगे, लेकिन अगले आने वाले चैप्टर में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सुनेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो 3 तरीके के आप लोग जानिए, ठीक है। बहुत तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है। ये सब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे अभी तो चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये होते हैं, जो आएंगे तब वहां पे आप लोग वो वीडियो देख के आएंगे, वो वीडियो देख लेंगे जब हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग ये देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करके समझने का। sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है, इसके अलावा भी होते हैं sp3d, sp3d2, sp3d3 और भी होते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली इसमें समझते हैं। तो देखिए इसमें s और p है, मतलब s कैरेक्टर और p कैरेक्टर है, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर है। जिसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन हम किसी एटम की बताते हैं मेनली, ठीक है। तो देखिए sp3 है, मतलब इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, 3 p है और एक ऐसे 4 है। 4 को 100 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, इसमें s कैरेक्टर कितना है 25%। इसको 3 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 33.33%, और इसको 2 से डिवाइड करिए तो 50%। मतलब s कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे 50%। s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है, इस हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा है। मतलब जो भी एटम ये हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। फैक्टर समझ में आए, 3-4 फैक्टर।
अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स पे। पीरियोडिक ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे फॉलो होता है? तो पीरियोडिक ट्रेंड मतलब अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ये बात हो गई। अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ठीक है। आप समझिए मुझे। अक्रॉस द पीरियड मतलब साइज हुआ छोटा, अक्रॉस द पीरियड साइज हुआ छोटा ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी बढ़ेगी। अभी हम लोग देखे हैं 2 मिनट पहले, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड साइज छोटी हो रही है, साइज छोटी हो रही है और क्या हो रहा है? साइज छोटी हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। दोनों फैक्टर्स को देखेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर डिस्टेंस और न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अच्छे से अट्रैक्ट करेगा उसको। और यहाँ पे डाउन ग्रुप की बात क्या हुई? डाउन ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो जल्दी से खींच नहीं पाएगा, ठीक है। आसानी से खींच नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब अब ये तीनों डिस्कस हो गया क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, ये तीनों चीज याद करने वाली चीज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों चीज का जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो सेम है। तीनों अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं और डाउन द रूट जाने पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। दिस साइंस समझिएगा। अक्रॉस द पीरियड जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहे हैं तीनों के तीनों, आप देख सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पे तीनों डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। ये तीनों टॉपिक मैंने डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग भी डिस्कस किया और पीरियोडिक ट्रेंड्स भी डिस्कस किया। यहाँ पे ये चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर हुआ खत्म। सब कुछ मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, कंसेप्ट सब बताने की कोशिश की है, ठीक है। आप लोग इस पूरे वीडियोस को, पूरा जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं एट द 99 कोचिंग सेंटर। यूट्यूब पे टाइप करिए 99 कोचिंग सेंटर, आपको मेरा प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हुआ खत्म। अब अगले चैप्टर की शुरुआत होगी केमिकल बॉन्डिंग, जो अपने अगले वीडियो में आएगी, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।